ओके। तो आज हम जो है ना एक्सएसएल और एक्सएसएलटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसका मतलब है कि एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, और टी का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है। और हमारे पास हमें इसमें क्या बताया जा रहा है वो हम समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमें कैसे काम करना है और एक्सएसएल का मतलब क्या है, और ये हमारा लेक्चर का जो है ना वो मोटिव रहेगा। तो गाइस, जब भी हम चाहते हैं कि हम अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को विजुअली जो उसकी अपीयरेंस है उसको इंटरेक्टिव बनाएं या अट्रैक्टिव बनाएं, तो हम जो है ना उसमें स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जो है ना अपीलिंग बनाएं और बढ़िया बनाएं, ताकि वो यूजर्स को चाहे, ताकि उसका जो डिस्प्ले है वो बहुत जो है ना मजेदार नजर आए, लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहे, यूजर के लिए अट्रैक्टिव लगे, कि वो उसको मजीद जो है ना उसमें जो है ना अपना ध्यान और अटेंशन उसकी जो है ना वो ग्रैब करके रखे मेरा डॉक्यूमेंट। तो इसलिए हम जो है ना उस पर स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, तो एचटीएमएल के तो हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया सीएसएस प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम बात करें जब एक्सएमएल की, तो एक्सएमएल में हमें जो प्रोवाइड की गई है वो एक्सएसएल प्रोवाइड की गई है, कि आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो है ना अपनी सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी आर्म सीएसएस जो हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट है वो अपने एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट करके देखी थी हमने। और उसमें जो हमें जो भी इफेक्ट मिला था, जो भी हमने डिस्प्ले देखा था, वो आपको नजर आ गया था कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। हम सीएसएस की हेल्प से जितना काम कर सकते हैं, जितनी स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम वो कर रहे थे। लेकिन उसमें एक एचटीएमएल इन्वॉल्व नहीं थी, तो हम उसको बकायदा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मार्कअप करके उस पे स्टाइलिंग परफॉर्म करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम बात करते हैं जब एक्सएसएल की, तो उसका मतलब जो है ना वो इन्होंने हमें बता दिया, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे हमें ये बताएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ कमांड दैट टेल्स द प्रोसेसर हाउ टू रेंडर द विजुअल अपीयरेंस ऑफ कंटेंट इन द वेब पेज। ये वही वाली बात दोबारा कर रहा है जो इसने सीएसएस की डेफिनेशन के तौर पे भी कही थी, कि भाई ये आपके प्रोसेसर को बताता है कि आपने उसका विजुअल अपीयरेंस, यानी कि कंटेंट का जो विजुअली अपीयरेंस है वो कैसे रेंडर किया जाएगा आपके ब्राउजर को, आपके प्रोसेसर को, और वो आपके कंटेंट को आपके वेब पेज पे कैसे क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। सिंपल है। तो हम वही वाला काम कर रहे होते हैं कि नंबर फिगर्स सीक्वेंशियली थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले हाइपर टेक्स्ट, पोजीशन टेक्स्ट एंड इमेजेस, क्रिएट अ लेआउट ऑप्टिमाइज फॉर स्मॉल डिस्प्ले। यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं सीएसएस की हेल्प से, वो हमें तमाम बातें बता रहा है कि एक्सएसएल भी यही वाले काम कर रहा होगा। अगर आपको किसी लिंक को रिप्रेजेंट करना है, या जो है ना पिक्चर्स की या टेक्स्ट की पोजीशनिंग को चेंज करना है, फिगर्स को सीक्वेंशियली जो है ना डॉक्यूमेंट में क्या करना है, दिखाना है, तो ये तमाम काम जो है ना आप सिंपल सीएसएस या स्टाइल शीट की मदद से कर रहे होते हो। ठीक है भाई, सीएसएस जो है वो क्या है, वो एचटीएमएल के कंटेंट को फॉर्मेट कर रही होती है। और एक्सएसएल जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है कि हाउ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है भाई, कि आपका जो एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट है वो कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, ये आपको एक्सएसएल बता रही होती है। ठीक है भाई, फिर हम अगला अगला देखें। तो यहां बता रहा है कि भाई देखो, जब आप तुम एक्सएसएल की, क्योंकि हम सीएसएस की बात नहीं कर रहे, हम एक्सएसएल की ही बात कर रहे हैं। तो एक्सएसएल जो है ना हमारे पास तीन तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, और तीनों का अलग अलग पर्पस है, तीनों का अलग अलग मकसद है। पहला जो है वो हमारे पास स्टाइल शीट की ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी जो है वो हमारे पास जो है ना वो नेविगेशन, यानी कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज की नेविगेशनल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और तीसरी जो है वो हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, ये इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है। हमारे पास जो फोकस्ड है वो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हमारी स्टाइल शीट की ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। सिंपल है, ये तीन चीजों में ब्रेक होता है हमारा एक्सएसएल, एक एक्सएसएलटी में, एक एक्सपाथ में, और एक्सएसएल एफओ में, यानी कि फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स में। सिंपल, हम जो देख रहे हैं वो अभी एक्सएसएलटी को देख रहे हैं, और इसी को हम देखेंगे। तो हम आते हैं इसके ऊपर, और इस पे आने के बाद
यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ जो कि बहुत बढ़िया है कि भाई यहाँ पे हमारे पास दो तरह की जो है ना डिफरेंस है जो वर्ल्ड वाइड कंजोर्टियम ने हमें दी है। और एक्सएसएल इज मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स देन सीएसएस, ये वाली जो है ना ये बात कर रहे हैं। और अब ये हमारी समझने से थोड़ी सी कासिर होगी कि भाई हम तो शुरू से ही सीएसएस इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि सीएसएस ही हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल और जो है ना क्या कहते हैं, इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि आपकी जो है ना जितनी बढ़िया स्टाइलिंग आप चाहते हो आप सीएसएस से कर सकते हो, ये बात हमें जो है ना पता है। ठीक है भाई, लेकिन जब हम बात करते हैं ना गाइस सीएसएस का मुकाबला एक्सएसएल से, तो एक्सएसएल यहाँ पे सीएसएस को जो है ना वो क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है। और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम जब चाहते हैं कि उसमें मजीद बेहतरीन से बेहतरीन स्टाइलिंग करना, तो हम यहाँ पे एक्सएसएल को फोकस करते हैं ना कि सीएसएस को। स्टाइल शीट लैंग्वेज टू क्रिएट स्टाइल फॉर एचटीएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अच्छा, सीएसएस से हम एचटीएमएल में भी स्टाइलिंग कर सकते हैं और एक्सएमएल में हमने लास्ट टाइम ये देखा था। स्टाइल शीट लैंग्वेज टू क्रिएट अ स्टाइल फॉर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएसएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए बनाया गया है। Determine the visual appearance of the page but does not alter the structure of the source document। हाँ भाई, ये किसको क्लियर हुआ? पढ़ो जरा एक मिनट के लिए। सेकंड वन, मतलब आपके विजुअल अपीयरेंस को तो ये करता है, लेकिन आपके पेज के कंटेंट को या डॉक्यूमेंट को क्या नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता, उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर हम किससे बना रहे होते हैं, एचटीएमएल से बना रहे होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आप एक्सएसएल की हेल्प से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, यानी कि वो स्ट्रक्चर भी सीएसएस से बना सकते हो और ये आपको प्रोवाइड करेगा कि ये आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देगा। यानी कि आपको पता है कि मुझे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन किससे होती है भाई, मैं अपने डॉक्यूमेंट को जो स्ट्रक्चर करता हूँ वो एचटीएमएल से करता हूँ, तो आपको ये एचटीएमएल प्रोवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम मजीद देखते हैं और इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे विंडो ई प्रेस करता हूँ, अपने अपने फोल्डर में चलते हैं। अपने फोल्डर में चलने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके जेसन 5 के नाम से एक बनाता हूँ। और मैं आपको लास्ट लेसन दिखाता हूँ कि हमने लास्ट में क्या किया था। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, यह हमने लास्ट टाइम किया था। अच्छा भाई देखो, ये मेरा एक सिंपल एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी ग्रामर डिफाइन की हुई जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, सिंपल है। और यहाँ मैंने एक सीएसएस की फाइल लगाई हुई है। सीएसएस की फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट सीएसएस, सिंपल है। और इस फाइल डॉट सीएसएस के अंदर हमने यहाँ पे फाइल डॉट सीएसएस पे आ गए और मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने अपने टैग्स को कॉल करवाया है। सही है भाई। अब देखो यहाँ पे आपको बताऊं तो मेरे पास जो मेन टैग है वो कौन सा है, मूवीज का। मूवीज के अंदर मेरे पास जो चाइल्ड टैग है वो है मूवी, किसका है, मूवी का। और मूवी में टाइटल, एयर, डायरेक्टर और जेनर, ऐसा ही है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके देखा कि देखो मैंने पहले मूवीज को कॉल कराया और उसको मैंने बैकग्राउंड कलर और कलर दिया। मैंने मूवी को जो मेरा चाइल्ड टैग है उसको मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दी और टेबल की फॉर्म में जो है ना प्रिंट करवाया। और आखिरी वाला मैंने जो है ना इनको सेल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जो मेरा हर हर डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको देखना चाहूं और मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूं तो मेरा डॉक्यूमेंट कुछ मुझे इस तरह नजर नहीं आना चाहिए। और मैं अपने मेरी फाइल एक्सएमएल का नाम क्या था, फाइल डॉट एक्सएमएल। मैं अपनी इसका नाम देखता हूँ क्या रखा था, नेम डॉट एक्सएमएल, नेम डॉट एक्सएमएल। ठीक है भाई, तो मेरा जो डेटा है मुझे इस तरह नजर आ रहा है, सिंपल हो गया। वो सेल बाय सेल में ब्रेक हो गया, सिंपल है। और जो है ना ये हमारे पास टेबल की शक्ल है, क्योंकि इतनी ही हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और जो हम सीएसएस से हेल्प से कर सकते हैं। सिंपल है, मैंने इसका देखो सेल बाय सेल के स्ट्रक्चर को चेंज किया तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि आपका जो सेल बाय सेल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। क्लियर हो गई बात? तो हमने लास्ट क्लास में इतना किया था। अब हम फटाफट आएंगे और जो है ना इसको मजीद करेंगे एक्सएसएल की हेल्प से। जेसन 5 पे आया, राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड किया। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी फाइल का नाम बनाया डेटा डॉट एक्सएमएल के नाम से। यहाँ मैं एक्सएमएल का डेटा रखूंगा और एक्सएमएल का डेटा रखने के लिए मुझे एक बड़ा डेटा चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक्सएमएल EXAMPL एग्जाम्पल्स पे चलता हूँ।
और मुझे W3 स्कूल ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और यहाँ से मैं CD की एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, और क्योंकि ये अच्छी खासी लेंथी एग्जाम्पल है तो हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे आके मैंने इसको रख दिया, Ctrl+S कर देता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी तक मैंने कोई इतना खास काम नहीं किया। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एंगल ब्रैकेट बना के एक्सएमएल की डेक्लेरेशन रखी। ठीक है भाई, वर्जन 1.0 रखा, और मैंने यूटीएफ कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जो कि इसके इनकोडिंग करता है, मतलब तमाम किस्म के कैरेक्टर इसमें जो है ना वो आ सकते हैं। ठीक है भाई, UTF-8 हमारे पास एक इनकोडिंग पैटर्न है जो आपको बताता है कि हर किस्म का पैटर्न ये अलाउ करेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पता कर लिया जाता है। UTF-8 क्या है? UTF-8 is a variable length character encoding standard. Variable length character encoding standard used for electronic communication defined by Unicode standard. The name is derived from Unicode. इतना कोई खास नहीं बता रहा। और ये एक ना अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो आपके इसमें ना मिलियंस ऑफ कैरेक्टर मौजूद हैं। ठीक है, अब आप अपनी, क्योंकि ये आपकी कोडिंग है, आप इसमें कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी ना किसी कैरेक्टर का कोई ना कोई क्या होगा, मतलब होगा। तो उसको उस डॉक्यूमेंट के लिए आपके प्रोसेसर को भेजना है। अभी बताया था ना कि प्रोसेसर को भेजेगा, तो प्रोसेसर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हर किस्म का कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो जो है ना क्या कहते हैं, लिखा हुआ है the standard has capacity of over a million distinct codes point and is a superset of all character in wide spread used today. बात समझ आ रही? यानी कि आज तक हमारे पास जितने भी वाइड स्प्रेडली जो करेक्टर और कोड्स पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो तमाम इसके अंदर क्या होंगे, आ जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला भाई देखो, एक तो मेरे पास है CSS स्टाइल शीट एसोसिएशन, एक है मेरे पास XSL स्टाइल शीट एसोसिएशन। ठीक है भाई, मैं फटाफट आऊंगा, XSL स्टाइल शीट एसोसिएशन लगा दूंगा, और इसने बोला भाई फाइल का नाम जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, file.xsl। सिंपल है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ, कैच करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और नाम चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं Ctrl+V कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो स्टाइल शीट की जो है ना वो बन जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ भी मुझे एक्सएमएल की डेक्लेरेशन लगानी है। एक्सएमएल की डेक्लेरेशन यहाँ पे लगाना जरूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो लगाने वाला हूँ, जो यहाँ पे मुझे लगाना है, आ, वो है एक नेम स्पेस, वो है एक नेम स्पेस। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि जब हम नेम स्पेस कर रहे थे, और नेम स्पेस जो थी उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। क्योंकि जब भी मैं लिखता हूँ XSLT नेम SPACE नेम स्पेस, तो XSLT का नेम स्पेस आपको यहाँ पे नजर आएगा, और आपको वो, आइए प्लीज, वो आपको यहाँ पे एक जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है गाइस, वो आपका एक्चुअल लिंक है। ये नेम स्पेस मौजूद है, ये देखो, ये पूरा यहां तक का मौजूद है। मैंने जब हम नेम स्पेस कर रहे थे गाइस, तो हम वहां पे अपना खुद का लिंक लगा रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जो है ना सिंटेक्स देखूं, हाँ ये रहा सिंटेक्स, कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो है ना क्या हो रहा है यार ये, पहले आपने XML की डेक्लेरेशन कर ली, फिर आपने XML NS XSL और ये पूरा आपने ट्रांसफॉर्मेशन रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ पे आके XSL कॉलन लगाते हो, और क्या कहते हैं XML NS रखते हो, और यहाँ पे आके इसको आप जो है ना बंद करते हो। ठीक है भाई, XSL आपने इस्तेमाल किया है, नहीं एरर तो देगा, ये आपका लिंक है। कुछ खराबी हो रही है। अच्छा गाइस देखें, ये मेरे पास एक लिंक है जो मुझे अपने जो है ना रखना है।
ठीक है, अपनी नेम स्पेसिंग में रखना है क्योंकि यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपने अगला काम क्या किया, जरा गौर से देखिएगा। पहला काम मैंने ये किया कि मैंने एक्सएमएल का डिक्लेरेशन लगा दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके मुझे एक XSL, और यहाँ मुझे बताना है कि भाई ये मेरे पास जो है ना STYL स्टाइल शीट है, सिंपल। और मैं इसका जो है ना ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपने अगला काम क्या किया, इसमें XSL आपने खुद से नेम डिफाइन किया है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको VERSION वर्जन देना है, और वर्जन में आपने वही वाला वर्जन देना है जो आपने ऊपर दिया था 1.0। और आखिरी चीज आपने क्या करनी है, यहाँ पे इसको बताना है कि भाई देखो XML क्या हो जाता है, XML यानी कि XML, और दूसरा क्या आता है NS, क्या आता है, नेम स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने नाम दे रहे थे, जो मैं आपको खुद से नाम दे रहा था N1 N2 N3, तो यहाँ पे आपने जो नाम देना है वो देना है XSL का, सिंपल है। और यहाँ पे आपको एक लिंक रखना होता था और बताता कि भाई वो आपका कस्टम लिंक होता है, लेकिन जब भी आप XSLT करोगे तो आपको वो लिंक यहाँ से मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया कि वो आपका लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, XSLT W3C की ऑफिशियल वेबसाइट है, XSLT ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ये लिंक यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपने यही वाला लिंक यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, सिंपल है। जब आप देखोगे तो आपका एरर भी खत्म हो जाएगा और तरकीब से हो जाएगा। ठीक है भाई, XSL स्टाइल शीट वर्जन 1.0 XMLN और XSL। अच्छा, ये जो ये आपने XSL रखा है ना गाइस, ये देखो ये यहाँ भी इस्तेमाल होगा, यहाँ भी इस्तेमाल होगा, और आपने जो है ना यहाँ भी इतना नेम इस्तेमाल किया। इसके अंदर आप आ जाओगे, और इसके अंदर आप आने के बाद अब आपने यहाँ पे आपको तमाम किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखना मैं XSL लिखूंगा ना तो जितनी भी पॉसिबल हमारे पास है ना सब आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आके अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट सेलेक्ट करने का मतलब ये होगा, वो मुझे बोलेगा भाई कि अब मैं तुम्हें एक टेम्पलेट बना के दे सकता हूँ HTML का, लेकिन इसमें आपने एक छोटा सा कीवर्ड लिखना होता है एट्रीब्यूट के तौर पे मैच, और मैच के अंदर आपने बताना होता है कि आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसका नाम क्या है। क्या नाम है पेरेंट एलिमेंट का, कैटलॉग। तो Ctrl+C करता हूं मैं, यहाँ पे आके कैटलॉग को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल है। इसके अंदर आने के बाद आपने क्या करना होता है, अब टेम्पलेट आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे जब आप अपना शिफ्ट और एक्सएमएल क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट लगाना चाहोगे एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से HTML का, तो यहाँ पे आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा, और एंटर करने पे आपके पास यहाँ पे बॉयलर प्लेट लग जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे ये क्योंकि टेम्पलेट के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये XML का बॉयलर प्लेट दोबारा रिपीट करेगा, तो आपने उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। बस ये आपका जो है ना बॉयलर प्लेट लग गया। अच्छा भाई, बॉयलर प्लेट लगने के बाद अब आपके पास काम हो चुका है। अब आप अपना स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको दोबारा बताऊंगा, घबराना नहीं है आपने, कि पहले आपने XSL में आके अपना बॉयलर प्लेट लगा दिया XML का। उसके बाद आपने आके उसको नेम स्पेस देना है। नेम स्पेस से होगा क्या कि यहाँ पे ये टेम्पलेट वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करेंगे ना इसके अंदर, वो हमें उसकी प्रोविजन हो जाएगी, यानी कि ये जब तक नहीं लगाएंगे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, ये लिंक नहीं लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ भी में मिलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं और अगली स्लाइड पे चलें, ये देखो ये हमें बता रहा है, बोला है कि एन एलिमेंट अकरिंग एज अ चाइल्ड ऑफ XSL स्टाइल शीट एलिमेंट इज कॉल्ड अ टॉप लेवल एलिमेंट। और XSL हमें ना ये देखो, XSL एट्रीब्यूट सेट, XSL इंपोर्ट, XSL नेम स्पेस एनालिसिस, XSL आउटपुट, XSL टेम्पलेट, ये हमें तमाम चीजें क्या करेगा, तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा। बोल रहा है कि यूज टू डिफाइन अ टेम्पलेट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ नोड प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट डिस्प्ले। हम अपनी मर्जी का डिजायर्ड आउटपुट बना सकते हैं इसकी हेल्प से। अच्छा, अब यहां पे आने के बाद अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे आके मुझे XSL लिखना है, और XSL के अंदर मुझे आके यहाँ पे देना है NAME नेम, और यहाँ पे मुझे देना है V फॉर EACH फॉर ईच, और यहाँ पे आके मैंने फॉर ईच दिया, और फॉर ईच के अंदर आके मुझे यहाँ पे SE सेलेक्ट करना है अपने भाई। सेलेक्ट करने का मतलब ये है सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट दिया, और सेलेक्ट के अंदर मैं चाहूंगा, और सेलेक्ट करना चाहूंगा कि मैं इसको सेलेक्ट करना। याद है हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट टाइम भी जो हम कर रहे थे, तो वो हमने CD पे क्या लगाया था, लूप लगाया था फॉर ईच का, डॉट ईच का। तो हम यहाँ पे आके CD को पकड़ेंगे, और CD को पकड़ने के बाद यहाँ पे मैंने कहा भाई देखो तुमने जो ईच का लूप है वो CD पे लगाना है, क्योंकि हमने सबसे टॉप पे कैटलॉग को ले लिया, कैटलॉग के अंदर CD है, और इसके अंदर आके जब हम चाहते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को बुलाएं, तो वो वैल्यू कौन सी है, टाइटल। ठीक है भाई,
तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे टाइटल को कॉपी किया और जब मैं यहाँ पे आऊंगा और अब मुझे लगाना है XSL और XSL के अंदर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आ जाएगा और इसमें भी मुझे किसको सिलेक्ट करना होगा, अपने टाइटल को। तो यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो इंशाल्लाह हमें यहाँ पे टाइटल की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, क्या हमें ईच जो है ना हमारी जो फाइल थी हम उस पर चलेंगे data.xml, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको ओवरऑल डेटा मिल चुका है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि इस वैल्यू पे यहाँ पे मैं एक br लगा देता हूँ। अब तो HTML है ना हमारी, अब हमें मसला नहीं होगा। मैंने यहाँ पे br लगा दिया और अगर मैं चेक करूं तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। अच्छा भाई, अब टाइटल के साथ सारा है। ईच का मतलब ये होता है कि आपने जो सीडी इस्तेमाल किया ना, जितने भी सीडी होंगे सब पे काम होगा। बात समझ आ रही है? लास्ट टाइम भी हमने ईच लगाया था, सब डेटा उठ के आ गया था। अच्छा, दोबारा एक दफा दोबारा समझना कि जब हम ये एक्सएसएल की स्टाइल शीट लगा देते हैं, ठीक है भाई, तो अब जो भी काम होगा, जो भी काम करना चाहेंगे एक्सएमएल के साथ, वो इस एक्सएसएल के साथ होगा। एक्सएसएल टेम्पलेट, एक्सएसएल फॉर ईच, एक्सएसएल वैल्यू ऑफ, यानी कि जो भी काम करेंगे वो एक्सएसएल के नाम के साथ होगा। सिंपल है। एक दफा आप स्टाइल शीट लगा दो, उसके बाद आपको टेम्पलेट के अंदर जो भी काम करना है वो आप एचटीएमएल के अंदर कर सकते हो और एचटीएमएल के जो है ना तमाम हेडिंग्स वगैरह तमाम को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर ईच का मतलब ये है कि जो चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है उस पर काम करोगे। सीडी मेरा बार बार रिपीट हो रहा था और सीडी के अंदर मेरे पास टाइटल है जो मुझे रिपीट करना है। अब मैं यहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे आके जो है ना एक H1 की हेडिंग लगा दूं। अच्छा भाई, मैंने H1 की हेडिंग लगाई और कंट्रोल एक्स किया, इसको मैंने इसके नीचे लिखा, कंट्रोल एस किया। अब आप लोग देखोगे कि हमारे पास सब पे क्या लग जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो हमारी अपनी अपनी आसानी हो गई। तो अब मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करूंगा कि पहले तो मैं अपने तमाम चीजों को बुलवा लूंगा। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे जितने भी मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टाइटल आर्टिस्ट, इसको एक दफा मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं बार बार मुझे देखना ना पड़े और मैं फौरन फौरन रिपीट करता हूं। दूसरा मेरा आर्टिस्ट था, तीसरा मेरा कंट्री है, फिर मेरे पास कंपनी है, फिर मेरे पास प्राइस है, फिर मेरे पास एयर है। तो अगर मैं देखूं तो इतने कोड से गाइस मुझे मेरा एक्सेसएलटी की हेल्प से डेटा मिल जाएगा। अच्छा, यही वाला काम हम कर रहे थे जेक्यूरी की हेल्प से भी, लेकिन वो उसमें थोड़े से मामलात थे। इसमें बहुत ही आसानी से काम हो गया हमारा। अगर आप लोग देखो तो बहुत आसानी से काम हो गया। हमने 2 3 मामलात किए और हमें डेटा मिल गया। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका तमाम डेटा यहाँ पे आ चुका है। और डेटा किस तरह आ रहा है आप लोग देखोगे कि देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक डेटा है, ये देखो, है ना, ऐसा ही है ना। फिर हाइड योर हर्ट से अलग डेटा शुरू हो गया, नया डेटा शुरू हो गया जो उसके बारे में बता रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें आसान काम करना है। मैं अपनी बॉडी में आ जाऊंगा। अब जरा गौर से देखिएगा, बॉडी में आने के बाद मैं सिंपल अपना टेबल बनाऊंगा। मैं अपना टेबल बनाऊंगा। हाँ, पूरा एचटीएमएल है। देखो ये टेम्पलेट जो है ना हमारा पूरा एचटीएमएल है। ठीक है, अब देखो यहाँ में आके बॉडी बना, टेबल बनाया। टेबल के अंदर मैं THEAD टी हेड रखूंगा। टी हेड के अंदर मैं यहाँ पे TR बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, क्योंकि मेरी टेबल हेडिंग है। नहीं, मेरी गलती हो गई, गलती हो गई कि एक TR बनेगा और उसमें TH को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितने से, 6 से, क्योंकि पहली रॉ है, रॉ की मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आके इसको हेडिंग प्रोवाइड करूंगा कि भाई देखो मैंने तो ये रैंडम डेटा रखा हुआ है, सारा का सारा ऐसे नहीं रखना है, इसको तरकीब से रखना है। सही है।
तो यहाँ पे आके मैं टाइटल दूंगा, मैं अब प्रॉपर इसकी हेडिंग बनाना चाह रहा हूं, कंट्री दूंगा, कंपनी दूंगा, प्राइस दूंगा, ईयर दूंगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, एक टेबल बनाया है, उसमें टी हेड दिया है, और अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूं, रिफ्रेश करूं, तो आपको यहाँ पे टेबल का लुक नजर आ जाएगा। ऐसा ही है ना, सिंपल है। अब गाइस ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा जो आ रहा है, ये आपके टेबल की क्या है, टीडीज हैं। टेबल की क्या है, टीडीज है, यानी कि एक टीडी है, ये दूसरा टीडी है, ये तीसरा टीडी है। हम चाहते हैं कि रॉ बाय रॉ आए, यानी कि ये टीएच है ना, तो इसके टीएच के नीचे ये वाला टीडी बन के आएगा। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, ये मैंने टी हेड बनाया है, इसके नीचे में क्या बनाऊंगा, बातें नहीं करो, बातें नहीं करेंगे गाइस, टी बॉडी बनाऊंगा। ठीक है भाई, टी बॉडी के अंदर मैं टी आर बनाऊंगा, और टी आर के अंदर मेरा डेटा आएगा। ऐसा ही है ना। तो अब बताओ मुझे क्या करना होगा, और डेटा मेरा ये रखा हुआ। तो मैं काम करता हूं, ये देखो, पहले तो मैं काम करता हूं, टेबल को उठाऊंगा, जरा गौर से देखना, कंट्रोल एक्स करके सबसे नीचे ले जाऊंगा, ताकि ये टेबल के हिस्से में आ जाए। फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन दोनों को उठाया, टी आर और टी बॉडी को, कंट्रोल एक्स करके मैं कहां ले गया, आसान करता हूं, यहां ले जाता हूं, सिंपल है। अच्छा भाई, मेरे पास ये टी आर मौजूद, अब मुझे यहाँ पे टीडीज बनाने। अच्छा भैया एक बात और भी देखना, कि जो ये है ना मेरे पास, ये लूप लगा हुआ है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके टी बॉडी के ऊपर ले जाता हूं, और इसको भी टी बॉडी के नीचे ले जाता हूं। सिंपल है। अब मुझे इन तमाम में टीडीज को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे टीडी को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और एक एक करके इसमें रखते रहना है। कंट्रोल एक्स किया, इसमें रख दिया, कंट्रोल एक्स किया, इसमें रख दिया, कंट्रोल एक्स किया, इसमें रख दिया। बता रहा कि मैं आपको गाइड करूंगा, कंट्री दो दफा हो गया कंपनी के अलावा। क्या हुआ है, आर्टिस्ट कंट्री 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 2 दफा आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई है यार। को ठीक करते हैं, पहले ही लग जाए सारे ना। हाँ, टाइटल आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, और यहाँ पे आएगा एयर। सर यहाँ सबसे नीचे आके सर एक दफा वो देख लें सर, ये ऊपर आएगा कंट्री टाइटल आर्टिस्ट कंट्री, अच्छा कंपनी, कंपनी आपने भी तो बस की जगह मैं कंपनी कर दूं, है ना। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक हो गया, बात क्लियर हुई। अच्छा मेरी बात समझना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। नहीं सर ये तो समझ आ गया, बस ये ऊपर ये लगाना नहीं आएंगे एग्जाम्पल, ये देखना पड़ेगा। वैसे हम HTML में लाइन सीएसएस करते थे, अब उसमें कर सकते हैं, मतलब इसके बाद उसके अंदर टीडी के अंदर स्टाइल का टैग लगाओ स्टार्ट। हाँ। अब देखो मेरी बात समझना, मैं एक दफा आपको गो थ्रू करता हूं दोबारा। मैं जब टेम्पलेट में आ जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये देखो ये टेबल है, टेबल के टी हेड में तमाम हेडिंग्स रख दी, और जो है ना टी बॉडी के अंदर मैंने तमाम जो है ना, जो मेरे एक एक फर्दन देखो, जो आपने ये लगाया था ना फॉर ईच का लूप, ये मैं टी बॉडी के ऊपर ले गया, बस इतना किया है मैंने। जो ये मेरे आपने जो ये देखो, ये जो एक्सएसएल फॉर ईच का लूप लगाया था, ये मैं टी बॉडी से ऊपर ले गया, और टी बॉडी के अंदर जितने भी मेरे पास तमाम वैल्यूज थी, वो मैंने एक एक करके रख दी है। देखो, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, और जो इसका एक्सएसएल फॉर ईच लूप था, वो मैं टी बॉडी के बाहर ले गया, और मैंने कुछ भी नहीं किया। बस दो ही चीजें, एक फॉर ईच का लूप है, और फॉर ईच का लूप किस पे लगाओगे, जो चीज आपकी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि सीडी। देखो ये एक सीडी, दूसरा सीडी, तीसरा सीडी, चौथा सीडी, और वैल्यू किसकी लोगे, वैल्यू लोगे इसकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो आप बेशक स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, यानी कि पहले आप यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाओ, फिर टी बॉडी बनाओ, टी आर बनाओ, और हर टीडी के अंदर क्या करो,
वैल्यू ऑफ ले लो, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मैं आपको उल्टा लेकर आया हूं ना, आप सीधा चलो। कैसे सीधा चलोगे? आप एचटीएमएल का टैग लगाने के बाद आप बकायदा पहले टेबल बनाओ, टेबल में टी हेड बनाओ, उसमें रॉस बनाओ, फिर आप बकायदा टी बॉडी से आने से पहले क्या लगाओगे? फॉर ईच का। फिर उस टीडी के अंदर आके आप बकायदा एक एक को वैल्यू को उठाते रहो। बात क्लियर हो रही है? यानी कि आप सीधा चलो। मैं आपको सिखाने के तौर पे मैं उल्टा लेकर आया हूं, लेकिन आप सीधा चलो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने डेटा से टेबल बनाया, आप टेबल को बनाने के बाद डेटा उसमें रखना, तो ऐसे आपके लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आखिरी काम करूंगा, फिर आप लोगों की जो है ना मामला सही हो जाएंगे। कि मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं चलूंगा बूट स्टेप पे जल्दी से। बूट स्टेप पे आने के बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आऊंगा, मैं डाउनलोड पे आऊंगा, और नीचे आने के बाद मैं अपने सीडीएन पे चलूंगा। मैंने सीडीएन इंस्टॉल कर लिया, कॉपी कर लिया। फिर मैं अपने अपने एचटीएमएल के अंदर आने के बाद हेड के अंदर अपना ही काम कर दूंगा। सिंपल है, हेड में मैंने अपना यहाँ पे सीएसएस रख दिया, लेकिन यहाँ पे ये मसला कर रहा है, क्योंकि एक बार याद रखना, जब भी आप इसके अंदर काम करोगे तो आपका जो भी ओपनिंग टैग है उसका क्लोजिंग टैग का होना, अभी मैंने कहा हेडिंग लगाई थी या बीआर लगाया था तो वो क्या हो रहा था? क्लोज हो रहा था। तो जहां पे देखो स्क्रिप्ट क्लोज है तो स्क्रिप्ट में मसला नहीं देगा, या आपको कहां मसला देगा? तो आप लिंक को क्लोज कर देना। सिंपल इतना काम करने के बाद आपको पता है कि आपने कुछ नहीं करना, आप टेबल में आओगे और टेबल में आने के बाद एक CLA क्लास दोगे, TABLE टेबल डैश STRIPPED स्ट्रिप्ड है, TABLE टेबल डैश DAR के डार्क। और अगर ये ठीक ना हुई तो टेबल डैश स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब पता क्या था? हाँ, अगर नहीं हुई तो क्या हुआ, खैर है, हो गई। बात तो समझ मैं खुद देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ है। अच्छा, स्ट्रिप्ड का मतलब ये होता है कि एक डार्क और एक लाइट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ROW ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रिप ड्रॉ, टेबल स्ट्रिप ड्रॉ, ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे TABLE टेबल पे चलते हैं। अच्छा, मेरी बात समझना आसान है, भी तो एक क्लास है। ये देखो, टेबल स्ट्रिप का मतलब होता है एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। ये अच्छा, मैंने कलर भी तो डार्क कर दिया ना। मैं एक काम करता हूँ कि अपना कलर जो है ना मैं डार्क से हटा के इन्फो कर देता हूँ, टेबल डैश इन्फो। शायद मेरी क्लास ठीक तरह अरे को मेरी क्लास सही तरह नहीं लगी, मैंने इन्फो कलर लगा दिया ये वाला। अब बात समझना, अब यहाँ पे आके ये मैं दो क्लास लगाता हूँ, पहले मैं देख लूं तरकीब के साथ। ये आ गया, एक तो ये आ रहा है टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम। चलो देख लेते हैं, टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम्स SB आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आऊं चेक करूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो कॉलम में स्ट्रिप्ड आ गया है। यानी कि देखो, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, एक डार्क है, एक नॉर्मल है, एक डार्क है, एक नॉर्मल है और एक, हाँ, एक एक नॉर्मल एक डार्क, एक नॉर्मल एक डार्क। चलो खैर है। इसी तरह अगर मैं यही वाली क्लास दोबारा रिपीट करूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, यार ये कोई डिस्कशन का वो नहीं, मैं तो ऐसी लगा रहा हूं, आपकी मर्जी है, खैर है। अब मैं रॉज लगा दूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे लग रहा है रॉज मौजूद नहीं है। चलो खैर है, इसको आप लोग खुद ट्राई करना, यानी कि हम बूट स्टेप लगा के CSS लगा के इस पे काम कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते हो क्योंकि HTML के अंदर आ चुके हैं हम। तो अभी के लिए हमने कुछ नहीं किया, अभी के लिए हमने यही वाला काम किया है। इसको आप अच्छी तरह रिपीट करें, समझें, सीखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं।